हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल नम्रता एकेडमी। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। जिस तरह कि यहाँ आपको दिख रहा है कि ये पार्ट 3 है आपका। ये क्लास 11th के का इतिहास का बुक है। ध्यान से सुनिएगा, इतिहास का बुक है क्लास 11th का। और ये पार्ट 3 यानी 2 पार्ट मैंने इस एक्सरसाइज का करवा दिया है। काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज था और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 1 बाय 1 मैंने करवाया है, एक एक चीज़ बताया है। और लास्ट जो मैंने किया था इसी इमेज के साथ मैंने लास्ट किया था। ये दक्षिण अफ्रीका का मैप है, तो मैंने यहीं से शुरू किया है। इसको समझेंगे कि ये क्या है। तो देखिएगा, ये जो है ये वाला भाग मैंने पिछले क्लास में बताया था। जो टुकड़ा है यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से जो उठा के ये केन्या लिखा है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये है केन्या। यानी यहाँ के टुकड़े को यहाँ जूम करके आपको दर्शाया गया है। क्योंकि जब आपने होमो इरेक्टस या फिर होमो मतलब जैसे मैंने बताया था कि आदमी होता है, उसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। होमो सैम्पियंस बताया था, होमो इरेक्टस बताया था, होमो हैबिलिस बताया था, और किसका मतलब क्या होता है ये सब मैंने क्वेश्चन आंसर पिछले क्लास में करवाया है। आप लोग उसको ज़रूर देखें। आप लोग उसको देख ही लेंगे तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा और ये पार्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। और इस पार्ट में हम प्रयास करेंगे इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो जो इथोपिया का बार बार चर्चा होता था, इथोपिया या तंजानिया, तो ये सारे चीज़ जो हैं यहाँ पर हैं आपके। यहाँ पर आप देख रहे हैं इथोपिया, तंजानिया, केन्या है ये। और जो ये छोटे छोटे बिंदी आपको दिख रहे हैं, यहीं से जो है, जैसे कोबी फोरा हुआ या पश्चिमी तुर्काना, ये देखेंगे आप, ये है आपका यहाँ पर जो ये है आपका पश्चिमी तुर्काना। तो ये सब शब्द जो मैंने पढ़ाया था, मुझे लगा थोड़ा सा मैं आपको मैप में दिखा दूं, जिससे आपको समझने में और भी आसानी होगी। मोर जो करतो, संगीरन, ये सब जो था, जावा, ये सब जो था, ये एशिया में पाए गए जीवाश्म जो हैं वो अफ्रीका में पाए गए जीवाश्म की तुलना में काफ़ी मिलते जुलते थे। यानी कि आपको ये समझना है कि जो होमिनिड थे पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका आए। यानी कि देखेंगे ये आपका, जिस तरह कि आप जानते हैं, ये आपका पश्चिम, ये आपका पूरब, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण। तो जो पाया गया था होमोनिड या आरंभिक प्राणी आप समझ लीजिए, या ये समझिए जो मनुष्य का उद्भव हुआ था अफ्रीका के इसी क्षेत्र में हुआ था। और यहाँ से चलते चलते वो जो हैं वो पहले कहाँ पहुँचे, वो गए दक्षिणी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका पहले चल कर गए दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका। उसके बाद यहाँ से दक्षिणी पूर्वोत्तर, यानी यहाँ आ गए दक्षिणी पूर्वोत्तर। और उसके बाद यहाँ से वो फिर यूरोप में गए, और यूरोप में 20 से 15 लाख वर्ष पहले वो गए थे। वहाँ भी वो 10 लाख साल तक जीवित रहे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके बाद वो एशिया पहुँचे थे। तो यहाँ पर आपका ये है यूरोप है, यहाँ आपका दक्षिण अफ्रीका है, और यहाँ पर आपका एशिया है। तो इसीलिए मैंने ये मैप लिया था कि आप एक बार मैप में समझ जाइएगा ये अफ्रीका है, अफ्रीका में कहाँ पाए गए थे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो ये पार्ट 3 में हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ आएंगे। ये है आपका जीवाश्म का नामकरण किस आधार पर होता था, यानी ये किस प्रकार के जीवाश्म हैं। जैसे कि आपने हाइडलबर्गेसिस, या जैसे कि आपने ये याद रखिएगा, होमो सैम्पियंस जो मैंने बताया है वो आग प्रज्ञा मानव है। यानी हम लोग जो थे, मैंने ये सब कुछ मैंने एकदम डिटेल में बताया है। तो ये जो जीवाश्म का नामकरण होता था कि किस प्रकार के जीवाश्म है, तो उन स्थान के आधार पर होता था जहाँ पर कि जिस क्षेत्र में या जिस स्थान पर उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिलते थे, तो उसी के आधार पर जीवाश्म का नामकरण होता था। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्म को क्या कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग, एक यहाँ पे भी क्वेश्चन आप निकाल लीजिएगा। हाइडलबर्ग कहाँ का शहर है, तो ये जर्मनी का है। और ये देखिए, उद्भव जो मनुष्य का हुआ था वो अफ्रीका में हुआ था। तो हाइडलबर्ग में जो जीवाश्म पाया गया था, चूँकि जो महत्वपूर्ण है और जो पुरातत्व विज्ञानों को मिला है उसको उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिए कि जो आप 6 वगैरह में पढ़े हैं किस प्रकार पत्थर से वो नुकीले औजार या और भी कुछ बनाते थे, सब कुछ आपको इस 11th के बुक में मिलेगा। तो अगर अभी आप नहीं भी 6-7 का पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के कंटेंट को पाने के लिए आपको ये किसी भी तरह के एग्जाम में मदद करेगा। आप 11th के स्टूडेंट हैं तो भी, आप किसी तरह का बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो भी। तो ये जो हाइडलबर्ग है, ये जीवाश्म होमो हाइडेगलबर्गिसिस, तो आप देखिएगा
अभी तुरंत ऊपर आपने देखा कि जो जीवाश्म का नाम पड़ता है तो उस स्थान के आधार पर जहाँ जीवाश्म सर्वप्रथम मिला था, तो जर्मनी के हाइडेलबर्ग में जो जीवाश्म पड़ा था तो उस जीवाश्म का क्या नाम हो गया, हाइडेलबर्ग से बन गया होमो हाइडेगलबर्गेसिस। इसको आपने समझ लिया। आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका नियंडर घाटी में पाए गए जीवाश्म को किस श्रेणी में रखा गया। अब घाटी का नाम ही है नियंडर, तो स्वाभाविक, और नियंडर मतलब मैंने आपको बताया था जो जड़ बुद्धि का प्राणी, जो मूर्ख प्राणी को नियंडर मानव की जो खोपड़ी मिली थी उसको नियंडर घाटी में जो मिली थी, ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है। तो ये क्या है, ये जो नियंडर थाइलेसिस या फिर नियंडर थैलेसिस, दो तरह के शब्द आपको सामने में आएंगे। एनसीईआरटी में आपको नियंडर थाइलेसिस आएंगे, तो बस आपको ये दिमाग में रखना है। नियंडर घाटी में जो जीवाश्म पाया गया वो है आपका होमो नियंडर थाइलेसिस, ठीक है। और इसमें क्या आप देखेंगे किस श्रेणी में रखा गया, तो इस श्रेणी में रखा गया। और इसमें आपको क्या समझना है कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों यानी ये होमो हाइडेगलबर्गेसिस और ये दोनों जीवाश्म जो हैं ये आपके कौन से प्रजाति के हैं, तो ये दोनों होमो सैपियंस हैं। होमो मतलब आदमी, सैपियंस मतलब मैंने क्या बताया था, आप लोग मुझे कमेंट कर बताइएगा अगर कल का आपने वीडियो देखा है तो ये होमो सैपियंस यानी कि आद्य, मैं ही बता देती हूँ आपको, आद्य प्राग्य मानव प्रजाति के, यानी जिसको चलना वगैरह आ गया था। लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ तक पहुँचने के बाद भी अभी आप ये पढ़ रहे हैं कि इन लोगों को भी भाषा की कोई ज्ञान नहीं थी। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये लोग किस तरह से बात करना शुरू किए, कैसे भाषा और कला का विकास हुआ। आगे बढ़ेंगे। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म कौन कौन से हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से यूरोप चल के गया था, यूरोप से फिर एशिया आया था। कौन कौन से पुराने जीवाश्म मिले थे तो उसको देखेंगे। तो ये थे आपके होमो हाइडेगलबर्गेसिस और होमो नियंडर थाइलेसिस, यानी जो तुरंत अभी आपने पढ़ा वही जीवाश्म थे। ये दोनों जो जीवाश्म हैं, ये दोनों जीवाश्म आपके होमो सैपियंस की श्रेणी में आते हैं, जो मैंने अभी तुरंत बताया, और ये यूरोप में मिला था। सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आगे बढ़िएगा। हाइडेलबर्ग मानव के जीवाश्म कहाँ पाए गए थे। हाइडेलबर्ग मानव था जो कि मैंने कल की क्लास में बताया है। तो ये जीवाश्म कहाँ पाया गया था, तो ये कहाँ कहाँ दो बार हुआ है ना, कहाँ और कब, आप इसको कर लीजिएगा, कहाँ और कब। तो अफ्रीका, एशिया और यूरोप में 8 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व तक। अब देखिए आपने कितना अभी पीछे देखा है, किस तरह से 340 हज़ार वर्ष, फिर 240 हज़ार वर्ष, अब 8 लाख पे आने लगा। धीरे धीरे ये हज़ार में आएगा और धीरे धीरे हम लोग जिस शताब्दी में हैं वहाँ तक इतिहास हम लोगों को पहुँचाएगी। तो धीरे धीरे अब हम लोग पास आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि 1,30,000 वर्ष से 3,500 वर्ष पहले तक। अब देखिए मैंने अभी तुरंत कहा हज़ार में, अब आएगा आपका क्वेश्चन, अब हज़ार में आ गया, यानी 1.25 लाख इसको मान के चलिए, या 1,30,000 वर्ष पहले से 35,000 वर्ष पहले तक। लेकिन ये इसका मतलब हुआ कि दोनों के बीच 1 लाख वर्ष का ड्यूरेशन है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि यूरोप, पश्चिम और मध्य एशिया में किस प्रकार के मानव रहा करते थे। अब आप समझिएगा थोड़ा सा, ये आपका मान लीजिए पूरा ग्लोब है, पूरा पृथ्वी है। यहाँ पर आपका एशिया है, जिस तरह की मैंने आपको बताया है, कई बार समझाया है। यहाँ आपका अफ्रीका है, यहाँ आपका यूरोप है, ठीक है। इसी 3 जगह की बार बार बात हो रही है। ये जो आपका यहाँ पर जो आपका इथोपिया या जो भी यहाँ पे केन्या जो भी क्षेत्र था, यहाँ से ये जो प्रारंभिक मानव थे यहाँ चलते आए, यहाँ चलते आए, इधर चले, फिर इधर चलते चलते ये यूरोप पहुँच गए। यूरोप से चलते चलते फिर ये एशिया पहुँचे। एशिया में ये यहाँ पर समय बिताने के बाद तब यहाँ जो दक्षिणी क्षेत्र में जो यहाँ पे इस तरह से आपका भारत है, तब यहाँ पे पहुँचे हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका अध्याय है और आपको इसमें बहुत ही ईजी आपको मैं बता दूँगी, इस तरह से मैं आपको समझा दूँगी कि आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन आपको करा रही हूँ। तो इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं। तो जो प्रश्न था हमारा क्या था, तो किस प्रकार के मानव रहा करते थे, तो ये यूरोप हो गया। फिर पश्चिमी और मध्य एशिया में पहले यूरोप, यानी यहाँ पर अफ्रीका की चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि अफ्रीका में बिल्कुल आरंभिक मानव रहते थे। तो इसको कहते हैं नियंडरथल मानव, इसको नियंडरथल मानव कहते हैं। अब इसको कैसे आपको याद रखना है, समझिएगा। सबसे पहले जो लाख से हज़ार में कन्वर्ट हुआ जब ये ईस्वी 35,000 वर्ष तक, तो नियंडर मानव ही उस कैटेगरी में आया।
उसके बाद इस चीज़ को आप लोग देखिएगा, ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है, और उम्मीद करती हूँ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि कल से बेहतर आपको कंटेंट मिल रहा है या नहीं। कल मेरा क्लास नहीं आया था, ये पीपीटी तैयार करने में समय लगता है, इसलिए आप लोगों को समय देना होगा। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये कोई नहीं आपको कह सकता है। इसीलिए जितना मेरे से प्रयास हो रहा है आप लोगों के लिए मैं तैयार हूँ। ये देखिए, विश्व में मानव प्रजातियों का विकास कब, कहाँ और कौन कौन मानव प्रजाति है, अति महत्वपूर्ण। कब, कब, कहाँ और कौन। तो 50 से 10 लाख पूर्व, यहाँ 40 लाख की बात हो रही है। 40 लाख वर्ष तक में अफ्रीका में सहारा के आसपास प्रदेश पहला जो शुरू हुआ है अफ्रीका, ठीक है। तो ये 50 लाख वर्ष पहले से शुरू हो गया है। मैंने 56 लाख वर्ष पहले आपको पिछले क्लास में बताया था कि मानव का जो शुरुआत हुई थी, लेकिन उस समय के मानव का किसी प्रकार का कोई नाम भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जिसको कि ऑस्ट्रे मैंने बताया था दक्षिणी, और पिथिकस मतलब बानर, दक्षिणी बानर, प्रारंभिक होमो यानी प्रारंभिक आदमी, होमो मतलब आदमी मैंने बताया था पूरी डिटेल से, होमो इरेक्टस यानी सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी। ये 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व ये आ चुके थे। दूसरा नंबर है आपका कि 10 लाख से, यहाँ 10 लाख जैसे इंड हुआ, यहाँ 10 लाख से शुरू हुआ, 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व, लाख से अब 40,000 में आ गया। अब अफ्रीका से ये कैसे आगे बढ़ा, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांश में, फिर हम लोग वहीं पे चलेंगे। देखिए, ये जो मैंने आपको समझाया अफ्रीका, फिर इधर से आपको एशिया दिखाया है, कहीं आपको अफ्रीका से यूरोप बता रहा है, कहीं आपको एशिया। अब आप कहेंगे कि कैसे हम समझें कि पहले अफ्रीका से यूरोप होगा या एशिया। तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि ये किस तरह के मानव की बात कर रहे हैं। तो यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कह रहे हैं होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस जो थे वो अफ्रीका से पहले एशिया और फिर यूरोप के मध्य प्रदेश क्षेत्र में आए थे। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी, होमो सैपियंस यानी आद्य प्राज्ञ लोग यानी हम लोग जो हैं। उसके बाद आपका निएंडरथल मानव हो गया, जो कि यूरोप एशिया में अभी तुरंत आपने देखा मिले। होमो सैपियंस का मतलब मैं कई बार इसीलिए बोलती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो होमो सैपियंस भी हो गया आपका आद्य प्राज्ञ मानव। इसके पहले मैंने क्या बताया था, होमो सैपियंस और होमो सैपियंस 2 बार यहाँ पर लिखा गया है। तो और उसके बाद फिर आधुनिक मानव। तो इनका जो क्षेत्र है पहले अफ्रीका है, फिर एशिया है, फिर यूरोप के मध्य क्षेत्र में। देखिए, ये अगर नहीं समझिएगा तो हो जाएगी दिक्कत, और मैं जिस तरह समझा रही हूँ आपको ये माइंड में सेट हो जाएगा किस तरह से ये लोग चल के कहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ 40,000 वर्ष पूर्व यहाँ पर देखिए समाप्त हुआ है। तो यहाँ से 45,000 से आपको शुरू कर दिया है, देख रहे हैं 45,000 वर्ष पूर्व कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में सीधा आधुनिक मानव देखने को मिला, सीधा। अब चलते हैं फिर से इसी पे, यहाँ जब आते हैं देखेंगे ऑस्ट्रेलिया मेरा कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया इधर है। तो जब मध्य एशिया में आया, मध्य यूरोप में आया, उसके बाद सीधा एशिया में आ गया। एशिया में जो मानव आया उसको सीधा हम लोग कहते हैं, सीधा क्या कहते हैं, आधुनिक मानव। यानी कि अब देखिएगा, आधुनिक मानव का अगर पूछा जाए कि निवास पहले कहाँ मिला, तो वो ऑस्ट्रेलिया में मिला और 45,000 वर्ष पूर्व मिला। उसके बाद 45,000 से नीचे आएंगे, 40,000 पूर्व से लेकर अब तक की बात हो रही है, जहाँ हम लोग अभी हैं अब तक। तो कहाँ कहाँ मिला, उच्च अक्षांश और यूरोप और एशिया प्रांत द्वीप समूह पर। ये बाद वाले निएंडरथल थे और आधुनिक मानव थे। उसके बाद ये जो है कहाँ, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिकी रेगिस्तान और वर्षावन में। यानी कि अब भारत का जो पृथ्वी का है कोई ऐसा द्वीप, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाया जा रहा है, नीचे जो अंटार्कटिका है वहाँ पे चूँकि बर्फीला स्थान है वो दक्षिणी अक्षांश पे, तो वहाँ पर मानव का निवास नहीं है। तो ये उम्मीद करते हैं आपने बहुत बेहतर समझा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ये ख जो है आधुनिक मानव, इसके पहले हमने कल के क्लास में पढ़ लिया। अगर कल का क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों को देखना चाहिए, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये इस अध्याय में फिर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार मैं बता दूं, कल के क्लास में मानव के क्रमिक विकास की कहानी में हमने क नंबर पे देखा था आधुनिक मानव के पूर्वज के बारे में। अब तक मैंने सारी बातें पढ़ ली। होमो सैपियंस मैंने 4 प्रकार के खोपड़ी को दर्शाकर उनके बारे में बताया है। होमो सैपियंस क्या हैं,
ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या है, होमिनिड क्या है, होमिनाइड क्या है, ये सब कुछ मैंने बता दिया है, तो उसको ज़रूर देखिए। अब ख पे आते हैं कि होमो सैपियंस के अस्तित्व के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलती है। अब ये आधुनिक मानव ही हुए होमो सैपियंस, आपके ये जो आधुनिक मानव हैं यही हुए होमो सैपियंस। तो इसके अस्तित्व के बारे में हमें प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलती है, तो ये है आपका अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों में। अब मनुष्य की जो शुरुआत अफ्रीका से हुई है, तो शुरुआत किसी भी चीज़ का वहीं से होगा, अफ्रीका को माइंड में रखना है। लेकिन आदि मानव जो थे, आदि मानव जो अभी आधुनिक मानव जिसके बारे में कि अभी कहा गया ऑस्ट्रेलिया में उनके पहले साक्ष्य मिले थे आज से 45,000 वर्ष पहले, और से अब तक की भी बात हो रही है। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल आपको माइंड में रखकर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या कथन है तो समझिएगा। एक चीज़ समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ये क्या है तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी, इसको आपको देखना है। ये है आपका प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता, ये आपको देखना है और इसको समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। ये है प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता। इसका मतलब आप समझिएगा कि जब एक आधुनिक मानव की बात हो रही है कि जब आधुनिक मानव का उद्भव हुआ, यानी जब वो अस्तित्व में आए, तो इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद हुआ। कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था। कोई कहता था कि अफ्रीका से जो मानव प्रजाति का चलना शुरू हुआ या जो भी पुराने पूर्वज जो भी थे, तो वो जो है वही लोग वहाँ से निकले, जगह जगह पे गए, अपना प्रजनन बढ़ाएं या और उनमें जो भी बदलाव देखने को, वही एक ही उत्पत्ति जो है, एक ही जो उद्भव है, वो उसी के अनुसार जो है अलग अलग क्षेत्रों में मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो इसका तर्क क्या निकला? इसका तर्क ये निकला कि इसको आप ले लीजिए निरंतरता में। निरंतर मतलब कंटिन्यूटी हो गया, ये तो आप जानते हैं। यानी कुछ ये पुरातत्व विज्ञानों ने माना कि एक जगह जैसे दक्षिण अफ्रीका में मिले कोई भी प्राणी, आपके होमोनिड होमोनाइड जो भी पूर्वज थे, वही यहाँ से चल के आए यूरोप के मध्य क्षेत्र में, वही यहाँ से चल के आए एशिया, चारों तरफ उन्हीं की प्रजाति है। तो उनको फिर उनसे सवाल किया गया फिर लोगों में बदलाव कैसे आया। इतने जो हम लोग बात कर रहे हैं, 4 तरह की खोपड़ियाँ बुक में है, किसी के जबड़े निकले, किसी के सर बड़े, सब कुछ। तो उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्ति तो एक ही है, उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है, ये जगह परिवर्तन के कारण जो है उनमें बदलाव देखा गया है। तो इस तरह की बात कौन कर रहे थे? जो क्षेत्रीय निरंतरता वाले मॉडल थे। यानी कि पहला मत जो था क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल को मानता था, और उसके अनुसार ये कहना था कि अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। और दूसरा जो मत था वो प्रतिस्थापन मॉडल था, वो प्रतिस्थापन मॉडल था। देखिएगा, इसका मतलब समझिएगा। देखिएगा, इसमें हम लोग क्या समझेंगे, क्या है प्रतिस्थापन मॉडल, प्रतिस्थापन मॉडल क्या है और निरंतरता मॉडल क्या है। इस मॉडल क्या है इसको हम लोग समझेंगे कि प्रतिस्थापन मॉडल क्या है और निरंतरता मॉडल क्या है। तो क्या दो तरह के मत वाले विद्वान आए। एक ने कहा नहीं, व्यक्ति की उत्पत्ति जो है एक ही जगह हुई है अफ्रीका में। जैसे कि यहाँ देखिए बीच में दिखाया गया, यहाँ पे हुई, यही व्यक्ति उत्तर की दिशा की ओर गया, यहाँ से कुछ वहाँ कुछ हिस्सा इधर निकल के इधर चला गया, कुछ हिस्सा पूर्वी क्षेत्र में इधर चला गया, पश्चिमी क्षेत्र में कुछ हिस्सा उत्तरी क्षेत्र में चला गया, कुछ हिस्सा जो है, फिर से मैं इसको समझाऊंगी, आप फिर से समझिएगा। देखिए एक बार इसको मैं इरेज करती हूँ, अब देखिएगा आराम से, बस एक लाइन में समझना है। प्रतिस्थापन मॉडल को मानने वाले जो थे पुरातत्व विज्ञान, उनका कहना था कि अफ्रीका में उत्पत्ति हुई मानव की, उसमें से एक जोड़ा इधर चला गया, एक जोड़ा इधर चला गया, यानी एक उत्तर की ओर एक दक्षिण की ओर। यहाँ पर फिर प्रजनन हुआ, बच्चे हुए, परिवार बढ़े, यहाँ से यहाँ तक आने में समय भी तो लगा, हम लोगों के भी तो पूर्वज मर रहे हैं, उस तरह उन लोगों के साथ होता था। यहाँ से जैसे परिवार की संख्या बढ़ के 4 हुई, तो एक इधर चले गए पूरब की तरफ, एक इधर चले गए पश्चिम की तरफ, फिर एक आ गए उत्तर की तरफ, इसी तरह दक्षिण की तरफ, सॉरी, इसी तरह जो उत्तर की तरफ गया यहाँ पर रुका, यहाँ से फिर एक जोड़ा इधर निकल गया पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, फिर ये उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ, फिर यहाँ से पूरब और पश्चिम, फिर उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर,
इसी तरह यहाँ से पूरा पत्र, इससे कई शाखाएं निकलेगी। तो ये प्रतिस्थापन मॉडल भी मानने वाले जो पुरातत्व विज्ञान थे, उनका कहना था कि व्यक्ति एक ही जगह उत्पन्न हुआ है, व्यक्ति का उद्भव जो है सिर्फ अमेरिका में हुआ है। वहाँ से जो है मनुष्य आगे बढ़ते गया और भिन्न भिन्न प्रदेशों में वो जो है आगे बढ़ के रहने लगा, लेकिन मनुष्य की उत्पत्ति जो है एक ही जगह हुई है। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति था, ये क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल को मानने वाला, उनका कहना था कि अफ्रीका यहाँ है, ठीक है, लेकिन जब अफ्रीका में व्यक्ति का उद्भव हुआ किसी भी तरह के प्राणी का, तो एशिया में भी उसी समय किसी प्राणी का उद्भव हुआ। क्योंकि जब अफ्रीका से लोग लाखों वर्षों में चल के यूरोप आ रहे हैं, लाखों वर्षों में चल के एशिया आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं था कि चल के आएंगे तब यूरोप में। अगर उत्पत्ति हुई होगी तो अलग अलग क्षेत्रों में एक ही समय अलग अलग तरह के प्राणियों की हुई होगी, इसीलिए सब में भिन्नता है। इनका कहना है कि ये भिन्नता अगर है तो ये जगह का असर है, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, जगह भिन्नता का असर है। अगर आप बिहार ही लीजिए, अलग अलग ज़िले में अलग तरह की भाषाएं हैं, तो इनका कहना है क्षेत्र के आधार पर भिन्नता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के जीवों का जन्म हो रहा था। तो यह है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। निरंतर गति से ये जन्म का जो है चल रहा था, रफ्तार अलग अलग देशों में हो रहा था, अलग अलग द्वीपों पर, अलग अलग जगहों पर। इनका कहना है कि एक ही जगह के व्यक्ति चारों तरफ गए थे। तो ये है आपका प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इसको मैंने इसीलिए इसमें इतना समय लिया कि इससे अब आपसे किसी भी प्रकार का कितना भी प्रश्न पूछ दे, आप डरेंगे नहीं, आराम से इसका जवाब देकर आएंगे। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न शुरू होता है, आदि मानव किस तरह से अपना भोजन जुटाते थे? संग्रहण करके, शिकार, संग्रहण मतलब इकट्ठा करना, शिकार करके, अपमार्जन, मछली पकड़ना, पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बीज हो गए, गुठली, बैर, फल एवं कंदमूल आदि से। ये तो आप 6th क्लास में भी पढ़ते हैं, इसीलिए मैंने कहा 6, 7 अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा आप, ये जो मछली पकड़ने की बात है, इसमें काफ़ी पुष्टि है, क्योंकि कई तालाब, नदी के किनारे जो है मछलियों की जीवाश्म, मछली के बहुत ही ज़्यादा संख्या में मछली के जीवाश्म मिले हैं। इसीलिए ये मछली पर ज़्यादा जोर दिया गया है पुरातत्व विज्ञानों के द्वारा। और उसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है कि बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना और स्पष्ट साक्ष्य कहाँ मिलता है? बड़े स्तनपायी जो जानवर थे, मैंने स्तनपायी जानवर को किस शब्द से संबोधित किया जाता है मैंने कल के क्लास में बताया है। तो यहाँ आपसे एक सवाल उठाइएगा कि यहाँ पर जब बड़े स्तनपायी की बात हो रही है तो कुछ छोटे स्तनपायी की भी चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वो क्या है आपके? तो जो छोटे स्तनपायी हैं वो पूर्व होमिनिड, जैसे कि चूहे हो गए, जैसे छछूंदर हो गए, जैसे कि आपके पक्षी हो गए, पक्षी और उनके अंडे, इस तरह इसमें दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये छोटे स्तनपायी जानवर में पक्षी और उनके अंडे भी आपके दिए हुए हैं ब्रैकेट में, इसको आप माइंड में रखिएगा। जबकि जो अंडे देते हैं वो स्तनपायी नहीं होते हैं, लेकिन इसमें ये वर्णन है। तो कहीं ना कहीं आपसे अगर पूछा जाए कि पूर्व होमिनिड छोटे स्तनपायी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन से जानवर आ रहे हैं पक्षी और उनके अंडे देते, यहाँ आपको गलत नहीं करना है। और सर्प है, कीड़े मकोड़े, बहुत सारे चीज़ हैं, पहले लोग इसको खाते थे। उसके बाद जो बड़े स्तनपायी जानवर का शिकार और उनका वध करने का जो पुराना और साक्ष्य स्पष्ट है वो कहाँ मिलता है? तो यह है आपका दक्षिण इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव लगभग 5 लाख साल पहले, और जर्मनी में सोनिंजन 4 लाख साल पहले। अब देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये शिकार थे, पहले लोग शिकार नहीं करते थे, पहले लोग कैसे खाते थे इसको आप समझ लीजिएगा। अगर कोई जानवर एक दूसरे जानवर को मार दिया है तो मरा हुआ जानवर को देखता था, उठा के लाता था, उससे जो है उसके मांस वगैरह को, जो जैसे कि आप ये कहिए जानवरों को मारने के बाद जानवरों की जो लाश होती थी उसके मांस, मज्जा जो भी अंदर में होते थे उसको खुरच कर निकालते थे। और फिर या कोई जानवर खुद भी मर जाते थे या किसी अन्य हिंसक जानवर के द्वारा मारे जाते थे, तो इसी तरह उसको निकाल कर खरीच कर खाते थे। लेकिन अचानक से लगभग 5 लाख साल पहले क्या हुआ कि शिकार शब्द आ गया और लोग योजनाबद्ध तरीके से बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार करने लगे, यानी कि उनका वध करने लगे। तो इसका सबसे पुराना साक्ष्य जो है वो तो दक्षिणी इंग्लैंड के बॉक्स ग्रोव में मिला है 5 लाख साल पहले, और जर्मनी में मिला है। दक्षिणी इंग्लैंड और जर्मनी, ये आप याद रखिएगा। तो अब देखिए 3 महाद्वीप के बाद आपका आ गया ये जर्मनी और इंग्लैंड। तो वहाँ पर आपका 5 लाख साल पहले और 4 लाख साल पहले मिला था।
और यही जो मैंने मछली पकड़ने की बात कही थी कि मछली मारने का एक महत्वपूर्ण तरीका था, लेकिन मछली की हड्डी से ये पता चलता है। और जो शिकार करने की बात है, अचानक से उनको ये समझ में आने लगा कि किस तरह से वो फेंक कर किसी भी जानवर का कोई भी चीज़, यानी कि तीर वगैरह, तीर टाइप का, भाला टाइप का वो चीज़ों का निर्माण करने लगे थे। ये महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे है आपका कि योजनाबद्ध, मानव ने योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का सबसे स्पष्ट साक्ष्य कहाँ मिलता है और कब? तो ये 35,000 वर्ष पूर्व मानव की योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने के साक्ष्य, ये साक्ष्य होगा, ये देखिए यहाँ रुपया लिखा हुआ है, यहाँ रुपया नहीं होगा, यहाँ होगा यूरोपिया। यूरोपिया खोज स्थल से मिलता है, यूरोपिया, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यूरोप से ही मिलता है। तो देखिए मानव का जन्म तो अफ्रीका से मिला, लेकिन बाकी जो भी अपडेट मिल रहा है यूरोप से मिल रहा है, जर्मनी से मिल रहा है। इतना जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आ जाएंगे प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थलों पर आवास, यानी कि पहले जो है वो पेड़ पर रहते थे, गुफा में रहते थे, उनको लगता था कि यही मेरा जीवन है, यहीं हम सुरक्षित हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो खुले आवास में आने लगे तो ऐसा कब हुआ? तो प्रारंभिक मानव के जीवन शैली के बारे में जानने का एकमात्र तरीका कौन सा है? कैसे आप जानेंगे वो लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे? तो उनके जीवन शैली के बारे में जानने का एकमात्र तरीका क्या था? तो उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच, यानी जो वो वस्तुओं का निर्माण करते थे, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि वो योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने लगे, यानी उनको वस्तुओं का निर्माण करना आ गया था। पहले जो पत्थर से नुकीले दार बनाते थे अपना कुछ सिलने के लिए, चमड़ा सिल कर पहनते थे, इस तरह की बातें अभी आपको आगे चल के ये भी पता चलेगा कि सिला हुआ वस्त्र भी पुरातत्व विज्ञानों को मिला था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब कभी आप इसको ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत ही आपको हिस्ट्री बोरिंग भी है, और ध्यान से पढ़िएगा तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो देखें आप उनके द्वारा जो वस्तुएं थी, यानी कि जो वो बनाते थे, इधर उधर बिखरा हुआ था। जैसे अभी मैंने आपको केन्या दिखाया, वहाँ पर कुछ सामानें मिली थी। इस तरह शल्क उपकरण आपने 6th क्लास में आपने देखा था, पत्थर से किस तरह पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। तो ये सब औजारें उनको मिलने लगी थी, तो इससे ये पता भी चलने लगा था कि लोग जो हैं उनके जीने के तरीके में बदलाव आने लगा, और उससे पता चलने लगा। अगला आपका प्रश्न है कि लेजर रेट गुफा कहाँ स्थित है? ये देखिए ये दक्षिण फ्रांस में है। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है, फ्रांस की चर्चा ये पहली बार आपके सामने में आई है, तो ये आपको याद रखना है। जो महत्वपूर्ण गुफा है जिस जगह पे है, ये सब तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। फिर आपका आता है टेरा अमाटा क्या है और यह कहाँ स्थित है? ये जो टेरा अमाटा है यह एक झोपड़ी है जिसके किनारों को सहारा देने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर ये स्थित है। अब फ्रांस से लगातार देखिए 2 क्वेश्चन आपके आ गए। दक्षिणी फ्रांस में लेजर रेट गुफा भी है, और दक्षिणी फ्रांस में टेरा अमाटा नाम का एक झोपड़ी भी है। झोपड़ी की खासियत क्या है ये यहाँ पर आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है आपका, अनुमानतः सबसे पहले किसने पत्थर के औजार बनाए थे? यह अनुमानतः है, ये पक्की बात नहीं है, लेकिन लोग अनुमान से ही पूरी इतिहास की किताब बन गई थी। तो पत्थर के औजार बनाने वाले ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे, जो सबसे पहले मानवीय अस्तित्व में आए थे। मानव की तरह वो उनका आकार था, जिसका मतलब होता है दक्षिणी बानर। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, जानवरों को मारने के तरीका में कब सुधार हुआ? तो लगभग 35,000 साल पहले। देखिए यही चीज़ मैंने आपको बताया, ये कैसे सुधार हुआ। तो अब ये पता भी कैसे चला? तो इस बात का प्रमाण ये है कि जो फेंक कर मारने वाला भाला, जो मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया, या आप तीर कमान भी ले सकते हैं, ऐसे ऐसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे थे। ये कब की बात है? 35,000 वर्ष पहले। तो आपने जो अभी मैंने आपको एक मैप दिखाया था, 40,000 वर्ष तक आपको आधुनिक मानव ऑस्ट्रेलिया में मिल गए थे। तो उसके 5,000 साल बाद, यानी 35,000 साल पहले जो है इन सब चीज़ों का निर्माण होने लगा। यानी कि अच्छे तरीके से जो लोग थे, दोनों पैर के बल चलकर, बैठकर, और अभी जो है हाथों का पूरी तरह से, दिमाग का पूरी तरह से इस्तेमाल करके चीज़ों को समझने लगे थे। और ये तो हुआ था कि वो सुधार हो गया था, लेकिन मारने के तरीके में सिर्फ नहीं हुआ था। जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, मरा भी जानवर है, जानवर के द्वारा या आदमी के द्वारा या हिंसक पशु के द्वारा वो सड़ा भी है, तो उसके मांस को खरीद कर खाना। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, वो तीर कमान से या भाला से मारते थे, फिर उस मांस को साफ किया जाने लगा, फिर उसमें जो हड्डियाँ थी उसको निकाल दी जाती थी, और जो बचा रहता था उसको सुखाया जाता था, फिर उसको आँच में हल्के आग में सेका जाता था, और फिर उसको सुरक्षित रख के खाद्य को बाद में खाया जाता था। इतना सब कुछ समझ सकते हैं आप कि इतना जल्दी परिवर्तन 35,000 साल आते आते हो गया।
उसके बाद 35,000 साल के बाद जो भी पुरातत्वविद हैं वो तो इन सारी चीज़ों को ढूंढते ही ले जाते हैं, लेकिन 35,000 साल के बाद ये देखेंगे सीधा आपका आता है सिले हुए कपड़े का सबसे पहला साक्ष्य कब मिला था, तो लगभग 21,000 साल पहले मिला था, लेकिन ये क्लियर आपकी बुक में नहीं है कि कहाँ मिला था। तो यहाँ पर उसके बाद जो भी नोकीले औजार थी, जो भी छेनी वगैरह, रुखानी वगैरह जो 6 क्लास में पढ़े थे, तो इन सारी चीज़ों का, और जैसे कि नुकीले ब्लेड से हड्डी या फिर सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी वगैरह करना, कुरेदना वगैरह 21,000 साल पहले तक ये संभव हो चुका था। तो ये अभी कितनी सदी चल रही है, 2023 है, यानी 2000 इधर ले लीजिए और आप उसके पहले 21,000 साल पहले चले आइए। अब आपको और भी सब चीज़ें समझ, तो यहाँ पर देखेंगे 21,000 वर्ष पहले सिलावा कपड़ा मिला था। उसके बाद 20 लाख वर्ष पूर्व जो है भाषा का विकास जो है सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हो चुका था। अब हम लोग समझेंगे भाषा क्या डायरेक्ट लोग बोलना शुरू किया था, उसको देखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं भाषा और कला, यानी कि भाषा का विकास कैसे हुआ। तो जो होमिनिड भाषा में अंग विच्छेद यानी कि हाव भाव या हाथों का संचालन, हाथ हिलाकर वो बात करते थे स्टार्टिंग में, पहला जो उनका भाषा था। उसके बाद फिर वो उच्चरित भाषा से पहले जो यानी कि जो भाषा का उच्चारण शुरू हुआ बोलना, तो उसके पहले वो क्या करते थे, गाने या गुनगुनाने जैसी मुखी क्रिया करते थे, यानी अशाब्दिक संचार होता था। गाना मतलब बोल कर नहीं गाते थे, वो गाना गुनगुनाते थे जिससे कि पता चले कि वो कुछ कहना चाहते हैं। इस तरह से जब आगे बढ़ेंगे आप, 2 चीज़ आपने देखा, और तीसरा है यहाँ पर मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आवाहन या बुलावों की क्रिया से हुआ। जैसे इशारा तो वो पहले से जानते थे, गुनगुनाना जानते ही थे, हाथ इशारा देकर बुलाना, आवाहन करना, इससे शुरू हुआ। उसके बाद फिर प्रश्न आगे आपको मिल जाएगा भाषा का कब विकास हुआ। तो ये है प्रश्न महत्वपूर्ण फिर से आपका, अल्टामिरा गुफा कहाँ स्थित है, तो स्पेन में। इसके बारे में विशेष नहीं गहराई जाना है, ये काफ़ी है। इससे इसी तरह के प्रश्न आपके होंगे। हालांकि यहाँ की भी एक अलग कहानी है कि किस तरह से एक पिता पुत्री थे और पिता जो थे उस गुफा के ज़मीन पर खुदाई कर रहे थे। उनका जो नाम था, उनका नाम मार्सिलिनो था, और उनकी जो बेटी थी, ये नवंबर 1879 की बात है। तो वो बार बार अपने पिताजी को कह रहे थे कि ऊपर देखिए, ऊपर देखिए। पिताजी जो है फर्श पर खुदाई कर रहे थे, और वो अपनी बेटी का जो नाम था वो मारिया था, वो मारिया की बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन बार बार वो लड़की जब बार बार बोलने लगी तो वो सुनते नहीं थे। एक बैग वो जो मारिया थी चिल्ला उठी, पापा देखो बैल। ऐसे जैसे उस लड़की ने कहा, तो जो उसके पिताजी थे उन्होंने जैसे ही बार बार मजाक में उड़ाते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी बात पर एक बार ऊपर देखा तो ऊपर में सच में बैल के आकार का यानी कि बैल बना हुआ था, और वो हतप्रभ हो गए। और अगले ही वर्ष उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित कर दी। पुस्तिका का नाम भी आपके इस बुक में नहीं है, और कई पुरातत्वविदों ने इसको स्वीकार भी नहीं किया था। इसीलिए ये चूँकि महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है। आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण है वो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, इतना आप भरोसा रखिएगा। आगे है आपका हादसा शिकारियों तथा संग्राहकों का छोटा समूह कहाँ रहता था, लेक यासी में रहता था। अब समझेंगे लेक यासी क्या है। तो लेक यासी खारे पानी का झील है, जो ये देखिए विवरण घाटी से बनी हुई है। यहाँ पर विवरण घाटी नहीं होगा, यहाँ जो होगा आपका विभ्रंश घाटी होगा। इसको आप सुधार कर लीजिएगा, ये विभ्रंश घाटी होगा। विभ्रंश घाटी वगैरह क्या होता है, जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तो मैं सब बता दूंगी। अगला प्रश्न है आपका, सात किस्म की जंगली मधुमक्खियाँ कहाँ पाई जाती थी। तो ये लेक यासी के आसपास। लेक यासी की चर्चा क्यों है, तो ये जो हादजा शिकारी थे वो वहाँ रहते थे। अब एक सवाल आपके मन में उठेगा, हादजा क्या होता है। तो याद रखिएगा, हादजा जो पूर्वी हादजा थे उनका जो इलाका होता था सूखा होता था, चट्टानी होता था। यह दक्षिण अफ्रीका में एक घास का मैदान है जिसका नाम सवाना है। ये सब चीज़ सीटेड में भी आपको पूछा जाता है। तो हादजा जो होते थे, हादजा वो क्या करते थे, एक हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते थे और उसका मांस खाते थे। यही हादजा की खूबियाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि 7 किस्म की जंगली मधुमक्खियाँ कहाँ पाई जाती थी, लेक यासी के आसपास। लेक यासी आपने समझ लिया वो कहाँ पर है। अगला प्रश्न है आपका, हादजा लोग अपना शिविर कहाँ बनाते थे। तो देश के कुछ हिस्से में घास के खुले मैदान में, इसी से घास के मैदान का नाम सवाना भी आप याद रख लीजिएगा। इतना जानने के बाद आगे बढ़ेंगे। हादजा लोगों के भोजन का कितना प्रतिशत भाग
वनस्पति जन्य होता था और कितना प्रतिशत भाग मांस और शहद होता था। 7 किस्म के मधुमक्खियों का शहद वो खाते थे। तो 80% जो होता था वनस्पति होता था, वनस्पति जन्य, और 20% भाग जो होता था मांस और शहद होता था। यानी कि चूँकि वो हाथी का भी शिकार नहीं करते थे, नहीं खाते थे, तो मांस पर कम जोर देते थे, बस 80% ही खाते थे। ये महत्वपूर्ण रखना है। बाकी हाथजा प्राणी जो थे 80% वो वनस्पति जन्य पर ही निर्भर करते थे। इसको आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे। ये है आपका हाथजा लोगों का विवरण किसने दिया और कब दिया। तो ये मानव विज्ञानी जेम्स वुडवर्न थे, उन्होंने 1960 ईस्वी में दिया था। और संजाति वृत्त एक शब्द है, इसको जान लेना जरूरी है, इसको बस माइंड में रखिएगा। इनको इथनोग्राफी भी कहते हैं। ये जो है ये जनजाति वृत्त में समकालीन नृजातीय समूह का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। जो संजाति वृत्त होता है इसमें उनकी रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है इसके अंदर। और स्त्री पुरुष की भूमिका, कर्मकांड, रीति रिवाज, राजनीतिक संस्था, सामाजिक रूढ़ियाँ, ये सब का अध्ययन इसी के अंदर किया जाता है, संजाति वृत्त के अंदर। तो इसको आपको बहुत ही आराम से याद कर लेना है। तो कैसे याद करना है, जो संजाति है इसको सजीव माइंड में रख लीजिएगा। और सजीव के रहने, खाने पीने, उड़ने, पहनने, उड़ने, रीति रिवाज सबकी चर्चा संजाति वृत्त में मिलती है। आगे बढ़ेंगे। यह है आपका पेड़ पौधे और जानवरों के भरण पोषण करने वाले आदि मानव। जो पेड़ पौधे और जानवर से अपना भरण पोषण करते थे, पेट पालते थे, वैसे आदि मानव कब से पेड़ पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाने लगे और जानवरों को पालतू बनाने लगे। जो जानवर, सड़ा हुआ जानवर का मांस खाते थे उसको पालतू बनाने लगे, और पेड़ पौधे को का जो भरण पोषण है, जो भक्षण करते थे, उसको उगाने लगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये परिवर्तन आप देखिए कितना गजब का परिवर्तन है। तो ये 10,000 साल पहले से 4,500 वर्ष पहले तक की बात है। अब देखिए 4,500, 2023 में तो हम लोग आ गए हैं। 4,500 बहुत पुराना शब्द या बहुत अननोन शब्द नहीं लग रहा है। यानी कि बढ़ते बढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। और जब आप अगला अध्याय पढ़िएगा तो उसमें आपको और भी मज़ा आने वाला है। ये सब हमने सब कुछ पहले का क्लियर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आपने ये सब चीज़ बहुत ध्यान से समझा होगा। अब आगे बढ़ेंगे। ये देखिए फिर से ये ब्लर आ गया है, हालांकि ये वही चीज़ है। इसमें लिखा है आधुनिक मानवों के प्राचीनतम जीवाश्म। और ये सब चीज़ मैंने ऊपर आपको पढ़ा दिया। इथोपिया पढ़ा दिया, दक्षिण अफ्रीका पढ़ा दिया आपको, ये मोरक्को या इजराइल या ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब चीज़ का मैंने चर्चा कर दिया है। फिर भी अगर आप मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा था इसलिए मैंने इस पर शेयर करवाया था, लेकिन ये दिख नहीं रहा है। आप कहेंगे तो मैं कम्युनिटी पेज पर इस पेज को शेयर कर दूँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको पढ़ कर बता दूं कि क्योंकि अभी इसका पिक्सल साफ नहीं दिख रहा है, अपलोड होते होते और भी साफ नहीं दिखेगा। तो ये कहाँ और कब है, कहाँ किसके जीवाश्म मिले थे और कब मिले थे। और ये 35,000 साल लास्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लास्ट है। और इसके बाद आपका जो आखिरी प्रश्न है कि हिम युग का अंत कब हुआ था, तो लगभग कब हुआ था हिम युग का अंत, तो लगभग 13,000 साल पहले इस अंतिम हिम युग का अंत हो गया था। अब हम लोग समझेंगे कि ये हिम युग है क्या। हिम युग का अंत यानी इस तरह के युगों का अंत हो गया था। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं हिम युग क्या है। और इसके साथ ही आप लोगों ने इतने महत्वपूर्ण चैप्टर को कंप्लीट किया है, तो समझिएगा ये जो हिम युग है, हिम युग इसमें इसी में सब कुछ दिया हुआ है। हिम युग का अंत यानी कि ये कब हुआ, तो हिम युग, हिम मतलब बर्फ होता है, आप लोगों को पता है। और उस लंबे काल को हिम युग कहते हैं जब पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का तापमान घट जाता था। धीरे धीरे आते आते बैलेंस में तापमान हुआ। उस समय जब पृथ्वी ग्रह को समझा गया था, यहाँ मनुष्य के रहने का ग्रह है, धीरे धीरे वहाँ मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो उसी को हिमयुग कहते हैं, जो वायुमंडल का तापमान घट जाता था और जिससे हिम की जो परत है, जैसे ग्लेशियर का विस्तार होता था। और इसको वही जो अभी आपने पढ़ा 25 लाख से 80,000 साल पहले तक यह आरंभ हुआ था और 11,000 साल पहले यह समाप्त हो गया। लेकिन आपके बुक में है 13,000 साल पहले इस अंतिम युग का अंत हो गया। इसको ध्यान में रखिएगा। 11,000 नहीं आपको लिखना है, आपके बुक में 13,000 साल पहले, तो आपको यही लिखना है। और इसी को हिमयुग कहते हैं और इसका अंत हो गया। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज में अगले अध्याय को देखेंगे कैसे। अब तो हम लोग मानव में आ गए हैं, शुरुआती मानव के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्ट होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, इसको समझा है, इस पूरे अध्याय को समझा है।
PPT या PDF के लिए भी किसी प्रकार का जिद मत करिएगा, क्योंकि एक बार सिलेबस आने दीजिए, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बने रहिए इस चैनल पर। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले क्लास को लेकर। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।